हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे। हमारा टॉपिक है जो भाषा और चिंतन के बारे में, जो सभी शिक्षक भर्ती के लिए बेहद ही टॉपिक है। कोई भी एग्जाम हो, सीटेट, यूटेट, एमपीटेट, कोई भी टेट एग्जाम हो या फिर स्टेट एग्जाम हो या कोई भी शिक्षक भर्ती हो, सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भाषा और भाषा के प्रकार, भाषा का स्वभाव एवं क्रम, भाषा विकास के सिद्धांत, भाषा के भाग व रूप, चिंतन, चिंतन के प्रकार, वास्तविक चिंतन के प्रकार और चिंतन के सामान्य प्रकार। और जो लोग नए हैं, अगर उनको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं यहाँ पे जो हमारा पहला पॉइंट दिया गया है। अब देखो, बात की जाए यहाँ पे भाषा के बारे में, अपने विचारों को दूसरों तक पहुँचाना ही भाषा कहलाती है। भाषा और विचार में गहरा संबंध होता है। अपनी दूसरों तक पहुंचाते हैं तो यही क्या कहलाती है? यही भाषा कहलाती है। भाषा संप्रेषण विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने का एक अच्छा साधन है। भाषा क्या है? संप्रेषण विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने का एक अच्छा साधन है। बात की जाए अब यहाँ पे भाषा के प्रकार, तो यहाँ पे भाषा के प्रकार कौन कौन से हैं? मौखिक भाषा, लिखित और सांकेतिक भाषा। अब मौखिक भाषा, बोलकर अपने विचारों को आदान प्रदान करना मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है। अपने विचारों को लिखकर एक दूसरे तक पहुंचाना लिखित भाषा के अंतर्गत। और संकेतों, प्रतीकों या चिन्हों के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान करना सांकेतिक भाषा के अंतर्गत आता है, जो प्राचीन टाइम में यूज की जाती थी। अब बात की जाए यहाँ पे भाषा का स्वभाव एवं क्रम के बारे में, तो मनोवैज्ञानिक क्रम जो भाषा का होता है, सबसे पहले बच्चा सुनना सीखता है, फिर बोलना और फिर पढ़ना और फिर लिखना। तो भाषा का क्रम अगर पूछा जाए आपसे तो यही बताया जाएगा, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। और अगर व्यक्तिगत रूप से पूछा जाए कि मॉन्टेसरी के अनुसार, मारिया मॉन्टेसरी के अनुसार भाषा का क्रम क्या होता है, तब बताया जाएगा सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना। मॉन्टेसरी के अनुसार इस प्रकार बच्चा भाषा सीखता है। पहले सुनता है, फिर बोलना सीखता है और फिर लिखना सीखता है, उसके बाद पढ़ना सीखता है। और मनोवैज्ञानिक क्रम क्या है? पहले सुनना सीखता है बच्चा, फिर बोलना, फिर पढ़ना और फिर लिखना। अब यहाँ पे एक पॉइंट बताया गया है, परिपक्वता। परिपक्वता क्या है? किसी भी चीज़ का पूर्ण रूप से विकसित हो जाना परिपक्वता कहलाता है। किसी भी चीज़ का पूर्ण रूप से विकसित होना ही परिपक्वता कहलाता है। उसके बाद बताया गया यहाँ पे भाषा विकास के सिद्धांतों के बारे में। अब पहला सिद्धांत हमारा है परिपक्वता का सिद्धांत। अब परिपक्वता के सिद्धांत में बताया जाता है, परिपक्वता से अभिप्राय है कि भाषा अवयवों एवं स्वरों पर नियंत्रण होना। जैसे बोलने में जीभ, गला, तालु, होंठ, दांत तथा स्वर यंत्र आदि परिपक्व होते हैं तो भाषा पर अच्छा नियंत्रण होता है और अभिव्यक्ति यानी विचारों का आदान प्रदान भी अच्छा होता है। तो यह है परिपक्वता का सिद्धांत। ये जो चीज़ें बताई गई फिर जैसे कि जीभ, गला, तालु, होंठ, दांत और स्वर यंत्र पर क्या होना? नियंत्रण होना, जिसके माध्यम से अच्छी भाषा जो बोल सकता है, तो यही कहलाता है भाषा परिपक्वता का सिद्धांत। उसके बाद दूसरा है अनुबंधन का सिद्धांत। अनुबंधन के सिद्धांत में क्या होता है कि बच्चे को किसी दूसरे के साथ जोड़कर, दूसरी चीज़ों से जोड़कर भाषा सिखाई जाती है। जैसे कि बताया गया यहाँ पे, शैशवावस्था में बच्चों को शब्दों की जानकारी मूर्त वस्तुओं जो दिखाई दे सकें से जोड़कर दी जाती है। यदि बच्चों को किसी चीज़ या वस्तु को दिखाया जाता है तो बच्चा उस चीज़ को जल्दी सीखता है। किसी चीज़ को दिखाकर भाषा सिखाई जाती है। जैसे कि एक क्या है, ये फल है एप्पल, ठीक है, तो इसको जब दिखा के बताया जाएगा कि ये क्या है, सेब है, तो वह बच्चा उसको जल्दी सीख जाएगा। उसके बाद तीसरा सिद्धांत हमारा है अनुकरण का सिद्धांत। इसमें क्या होता है, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बालक अपने परिवारजनों तथा साथियों की भाषा का अनुकरण करके सीखते हैं। बच्चे जो होते हैं अपने पास पड़ोस, अपने परिवार, अपने शिक्षकों का क्या है, अनुकरण करके भाषा सीखते रहते हैं। उसके बाद हमारा चौथा सिद्धांत है चॉम्स्की का भाषा सिद्धांत।
चौमस्की भाषा को जन्मजात मानते थे, अर्थात बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, जैसे रोना और सांकेतिक आदि। तो बच्चे क्या मानते हैं, चौमस्की मानते हैं कि बच्चों में जो है जन्मजात भाषा सीखने की क्षमता होती है। अब बात की जाए यहाँ पे भाषा के भाग और रूप के बारे में। अब पहला यहाँ पे बताया गया जैसे कि स्वनिम, जिसका स्वयं से कोई अर्थ नहीं होता, उसका मतलब होता है स्वनिम। भाषा की सबसे छोटी इकाई यानी वर्ण स्वनिम कहलाते हैं, जैसे कि आ, का, जा, पा। मतलब कोई भी अक्षर जैसे कि होता है, जैसे कि का हो गया, खा हो गया, तो इनका क्या कुछ अर्थ नहीं है। तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या कहलाती है, स्वनिम कहलाती है, और प्रत्येक वर्ण जो होता है स्वनिम के अंतर्गत आता है। उसके बाद है रूपिम। शब्द का छोटा रूप रूपिम कहलाता है, जैसे कि पेन, कापी, राम आदि। तो शब्दों का छोटा रूप क्या कहलाता है, रूपिम कहलाता है, और जो वर्ण होते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं स्वनिम। उसके बाद वाक्य विन्यास। भाषा के नियमों को वाक्य विन्यास कहते हैं। भाषा को उपयोग करने के नियम वाक्य विन्यास कहलाते हैं, जैसे कि कर्ता ने कर्म को करण से आदि। तो भाषा को उपयोग करने के जो नियम हैं ये क्या कहलाते हैं, वाक्य विन्यास कहलाते हैं। उसके बाद बात की जाए यहाँ पे अर्थ विन्यास के बारे में। वाक्य विन्यास में जो वाक्य दिया है उनका अर्थ सही होना चाहिए, उसे अर्थ विन्यास कहते हैं। जैसे कि मोहन के पास एक पुस्तक है, तो सही अर्थ निकल रहा है, तो मोहन के पास एक पुस्तक। अब यहाँ पे केवल एक पुस्तक अगर लिख दिया गया तो क्या है, ये गलत वर्ड हो जाएगा। तो यहाँ जो दिया गया है कि मोहन के पास एक पुस्तक है, तो ये क्या अर्थ विन्यास की दृष्टि से सही वाक्य है। उसके बाद अब बात की जाए यहाँ पे चिंतन के बारे में। चिंतन किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए हमारे मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं वही क्या कहलाते हैं, वही विचार चिंतन कहलाते हैं। चिंतन का आरंभ समस्या उत्पन्न होने पर होता है तथा समस्या समाधान होने तक चलता है। चिंतन व्यक्ति कब करता है, जब कोई समस्या उसके सामने आती है, और जब समस्या का निवारण हो जाता है तो चिंतन करना बंद हो जाता है, अर्थात चिंतन खत्म हो जाता है। अब यहाँ पे बात की जाए चिंतन के प्रकारों के बारे में। चिंतन के प्रकार, जैसे कि पहला हमारा है स्वलीन चिंतन, स्वयं में लीन रहना। स्वलीन चिंतन का तात्पर्य क्या है, अर्थ क्या है, स्वयं में लीन रहना। अब यहाँ पे बताया गया है स्वलीन चिंतन में ऐसी कल्पना करना जिसका कोई वास्तविक स्वरूप न हो, स्वलीन चिंतन कहलाता है। जिसका कोई वास्तविक रूप न हो क्या कहलाता है, स्वलीन चिंतन कहलाता है। उसके बाद यथार्थवादी चिंतन। यह चिंतन वास्तविकता से संबंधित होता है। यथार्थवादी चिंतन किससे संबंधित होता है, वास्तविकता से संबंधित होता है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ रियलिस्टिक थिंकिंग, मतलब वास्तविक चिंतन के प्रकार बताए गए यहाँ पे। जैसे कि पहला इसमें से है अभिसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन, इसमें समस्याएं एक ही बिंदु पर केंद्रित होती हैं और समस्या का एक ही समाधान होता है। जैसे भारत की राजधानी क्या है, दिल्ली है। इसमें क्या होता है, एक ही बिंदु पर समस्याएं केंद्रित होती हैं और समस्या का समाधान भी एक ही होता है। इसके द्वारा खोजा हुआ समाधान बंद अंत वाला होता है। इसके द्वारा खोजा हुआ समाधान कैसा होता है, बंद या फिर अंत वाला होता है। उसके बाद अपसारी चिंतन, इसमें समस्याएं एक ही बिंदु पर केंद्रित नहीं होती हैं। इसमें समस्या को कल्पना, शक्ति एवं सृजनात्मकता का प्रयोग करके कई प्रकार से हल किया जा सकता है। जैसे कि दिल्ली की विशेषताओं का वर्णन करें, ये एग्जाम्पल यहाँ पे बताया गया है। तो दिल्ली की विशेषताओं का वर्णन आप कई प्रकार से कर सकते हैं। लेकिन अगर बात की जाए वहीं पे अपसारी चिंतन के बारे में पूछ लिया जाएगा कि भारत की राजधानी क्या है, तो बताएंगे दिल्ली। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ है। तो इस प्रकार ये चिंतन आएगा अपसारी चिंतन के अंतर्गत, जिसमें से बस उस क्वेश्चन का एक ही आंसर हो पाएगा। और अपसारी चिंतन में आप कई प्रकार से उस चीज़ों को डिफाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे बताया गया है
इसके द्वारा खोजा हुआ समाधान मुक्त अंत वाला होता है। कैसा होता है? मुक्त अंत वाला होता है। उसके बाद अगला है आलोचनात्मक चिंतन। गुण और दोषों को देखते हुए किसी को बात को स्वीकार करना आलोचनात्मक चिंतन कहलाता है। उसके बाद बात की गई यहाँ पे चिंतन के सामान्य प्रकार के बारे में। पहला है प्रत्यक्षात्मक चिंतन। जो चीज़ें दिखाई देती हैं उनके बारे में चिंतन करना प्रत्यक्षात्मक कहलाता है और यह चिंतन निम्न स्तर का होता है। उसके बाद दूसरा है प्रत्यात्मक चिंतन। प्रत्यात्मक चिंतन क्या होता है? इसमें अमूर्त विषयों के बारे में चिंतन किया जाता है। जो चीज़ें दिखाई नहीं देती उनके बारे में विचार करना प्रत्यात्मक चिंतन कहलाता है। उसके बाद काल्पनिक चिंतन। पूर्व अनुभवों के आधार पर जो हम कल्पना करते हैं वह काल्पनिक चिंतन कहलाता है। और तार्किक चिंतन के बारे में बताया गया यहाँ पे किसी चीज़ या वस्तु के बारे में तर्क करना, विचार करना तार्किक चिंतन के अंतर्गत आता है। यह चिंतन का सर्वोत्तम स्तर होता है। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि चिंतन का सर्वोत्तम रूप क्या है, तो वह होता है तार्किक चिंतन।